गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके बड़े इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, हरियाणा का करंट अफेयर, और इसके साथ साथ पिछली क्लास से हमने जो शुरू किया था वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके बारे में हम जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ रहे थे। आज अपनी बातचीत को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की आखिरी क्लास होने जा रही है। इसके बाद हम कल की क्लास में हरियाणा के बजट को पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज का ये सेशन है ये बहुत ही प्यारा होने जा रहा है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो जो हमारे मुख्य बिंदु थे सर्वेक्षण रिपोर्ट के उसकी पीडीएफ आप किस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखो मेरे भाई, अगर आप उन बात करें किसके बारे में, स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि भाई स्मार्ट सिटी मिशन में हरियाणा का सबसे पहला जो शहर इसमें शामिल किया था वो फरीदाबाद था। और ध्यान रखेंगे फरीदाबाद कब शामिल किया था, 2016 में। करनाल को 2017 में शामिल किया। और ये स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये मिशन पूरा होने की जो हमारा लक्ष्य है, संभावना है, वो 30 जून 2023, इसी साल 30 जून को ये जो मिशन है ये हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब इसके बारे में ध्यान रखना, स्ट्रीट वेंडर्स ये योजना जो लेके आए थे ये 2020 में कोरोना के समय में आई थी, 1 जून 2020 को लागू की गई थी। और किसके लिए थी ये, तो भाई जो भी हमारे रोड के ऊपर जो ठेला वगैरह रेडी वगैरह लगाते थे उनके लिए थी, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ था, जिनका कोरोना काल में व्यवसाय प्रभावित हुआ, और खास कर जो रेहड़ी वाले थे उनका। ठीक है, अब देखो जो सब्जी वगैरह बेचते थे, अब देखो इसमें क्या हुआ, तो इसमें सरकार पहले चरण में आपको 10,000 रुपए का जो ऋण है वो प्रोवाइड करेगी। अगर वो आपने समय से भर दिया तो फिर दूसरे चरण में आप 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त कर सकते हो। इसको अगर समय से भुगतान कर दिया तो तीसरे चरण में 50,000 रुपए। तो 10,000, 20,000, 50,000 तीन ऋण थे। शुरुआती ऋण ध्यान रखेंगे 10,000 का। केंद्र सरकार इस पे 7% की सब्सिडी दे रही थी और राज्य सरकार 2% की जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा की स्थापना, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा की जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी। अब इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, अब इस योजना के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जो हमारी बीजेपी सरकार ये कह रही थी ना कि हम 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करा देंगे। अब देखो पहले से एक योजना चल रही थी इंदिरा गांधी आवास योजना, उसी को रिप्लेस करके ये योजना लाई गई थी। अब कल मैंने बताया था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जो कि इंदिरा गांधी मातृत्व वंदना योजना है, उसी को रिप्लेस किया था। ठीक है, उसमें क्या था, तो गर्भवती महिलाओं के लिए जो खान पान वगैरह दूध वगैरह थे ना, वो जो पोषण तत्व है वो चीजें वहां पर थी। ठीक है, 5,000 रुपए की 3 किस्तें वहां पे दी जा रही थी। अब देखो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार जो कि 2022 तक सभी को आवास प्रदान करेगा। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना आई, किसको रिप्लेस किया, इंदिरा गांधी आवास योजना का ही पुनर्गठन किया। उसके बाद इसके लाभार्थी कौन होंगे, SC ST कैटेगरी के मजदूर, इसके साथ साथ विधवा, विकलांग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो इस योजना में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद चयन किस प्रकार से किया जाएगा इनका, तो आप कहेंगे 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जाति जनगणना है उसी के आधार पर जो हिस्सा है वो 60% केंद्र का, 40% राज्य सरकार का रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आई थी जो 2015 को आई थी, इतनी खास नहीं है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। विवाह शगुन योजना, यह योजना बालिकाओं के सम्मान में शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे विधवा, तलाकशुदा, अनाथ परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, इनकम का तो आप सभी को रट गया होगा, ये पीपी का ऐसा सिस्टम है 1,80,000 से कम। ठीक है, कौन कौन शामिल होंगे, विधवा, तलाकशुदा और अनाथ परिवार, उनकी बेटी के विवाह पे कितना मिलेगा, 51,000 रुपए हरियाणा सरकार देगी। किस योजना के तहत, विवाह शगुन योजना के तहत। लेकिन ध्यान रखेंगे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे SC ST परिवार की बेटियों को 71,000 मिलेंगे। SC ST के लिए इस योजना में 71,000 है, जबकि विधवा, तलाकशुदा और अनाथ परिवारों के लिए जिनकी आय 81 से कम है उनके लिए 51,000। लेकिन खिलाड़ी कोई महिला है उसकी अगर शादी होती है
तो उसको भी कितना मिलेगा, 31,000 मिलेगा। ठीक है। और इसके अलावा यह भी कहा है कि भाई किसी भी जाति या आय वर्ग में हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, अगर उसकी जो इनकम है वो 180 से कम है, जिनकी आय 180 से कम है, तो उनको भी 31,000 प्रदान किए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन को 4 जो क्या नाम है ऑप्शन देख के ये पूछ सकता है कौन सा इस योजना के लिए असत्य है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, नवीनीकरण से आप समझ गए होंगे, अंबेडकर आवास मतलब कि जिनके भी भाई घर वगैरह है वो क्या नाम है उनकी अगर रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए राशि प्रदान की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं सभी वर्ग के व्यक्तियों के, उसके घर की मरम्मत के लिए सरकार 80,000 रुपए देगी। तो यहां पे देख लेना इस योजना के तहत कितना मिलेगा, 80,000 रुपए है वो दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह शगुन योजना, अंतरजातीय मतलब किसी दूसरी समुदाय की लड़की से, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने से लो कैटेगरी की अगर लड़की से शादी करता है तो हरियाणा सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए 2.5 लाख रुपए की क्या दे रही है, राशि दे रही है। राशि ध्यान रखेंगे पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, पेपर में रिपीटेड योजना है, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता 1 जनवरी 2006 विद डेट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत माता पिता के 45वें जन्म दिवस पर 15 वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता। मतलब भाई कहने का मतलब यह है कि कोई भी माता पिता अगर उसमें उसको लड़का नहीं है, केवल और केवल लड़की है, तो वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। उन परिवारों को जिनमें केवल और केवल लड़कियां हैं, माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर जीवित माता या पिता, मतलब माता पिता में तो किसी की मृत्यु हो जाए, जो जीवित बचेगा उसी अभिभावक को क्या दिया जाएगा, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2021 से कितनी 2500 रुपए पर मंथ के हिसाब से इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। अब देखो ये कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जो चक्कर वगैरह जो सेना में रह के प्राप्त किए जाते हैं उनके लिए राशि पूछ सकता है। ये भाई साहब युद्ध के समय पे जो बहादुर व्यक्ति होते ना उनको दिया जाता है। सबसे बड़ा चक्कर परमवीर चक्कर जिसकी राशि है 2 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरे नंबर पे चक्कर आता है महावीर चक्कर, इसकी राशि से आधी, और तीसरे नंबर पे वीर चक्कर है। तो अब आप कैसे याद रख सकते हो, परमवीर ठीक है 2 करोड़ सबसे बड़ा, उससे नीचे महावीर 1 करोड़ और वीर चक्कर 50 लाख है। शांति के समय पे यानी कि शांति की स्थिति जब होती है तो उस समय पे ये चक्कर प्रदान किए जाते हैं। अशोक चक्कर सबसे बड़ा है शांति के समय का 1 करोड़ रुपए, कीर्ति चक्कर की बात करें 51 लाख और शौर्य चक्कर 31 लाख। अब आपको परमवीर चक्कर रटा होना चाहिए और अशोक चक्कर रटा होना चाहिए, इसकी राशि ये इसमें से एक परमवीर चक्कर पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखो एक योजना आई थी और उस योजना का नाम था सक्षम युवा योजना। ठीक है, सक्षम युवा योजना ये किसके लिए थी भाई, शिक्षित युवाओं को भत्ता व मानोदय के लिए थी। मतलब कि शिक्षित युवा जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जो बेरोजगार है, उन्हीं के लिए हरियाणा सरकार एक योजना लेके आई। 1 नवंबर 2016 को योजना लागू हुई, इंपोर्टेंट है। अब ये योजना है, ये किस नाम से लागू की गई, सक्षम युवा योजना के नाम से। अब देखो इसमें कितना मिलेगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 3,000 रुपए पर मंथ है, आप ग्रेजुएट हो 1500 रुपए पर मंथ है, और 12वीं पास हो तो 900 रुपए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका क्या नाम है, जो भी जो रोजगार वाला डिपार्टमेंट है वहां पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा सकते हो और ये राशि आपको मिलने शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर बदले में आप 100 घंटे काम में भी शामिल होना चाहते हो कि भाई हम काम भी कर लेंगे और 100 घंटे यहाँ पे काम दिया जाएगा, 1 महीने में 100 घंटे काम कराया जाएगा और आपको जो राशि दी जाएगी कितनी, उसके बदले 6,000 रुपए और अतिरिक्त आपको मिलेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये भी ध्यान रखेंगे 2019 7 फरवरी को लागू की गई थी। कौन सी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब ये किसके लिए था, ये उन श्रमिकों के लिए था जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उम्र 18 से 40 है, और ध्यान रखेंगे 60 वर्ष की आयु होने पर उनको क्या मिलेगा, कुछ प्रीमियम भरवाते हैं ये, फिर 3,000 रुपए उनकी पेंशन बांध दी जाती है। ठीक है, अब देखो भाई ये कुछ मैं ऐसे खिलाड़ी लेके आया हूं जिनका हाल ही में 2022 में जो चर्चा में रहे हैं। अब देखो कई बार ना खिलाड़ियों से हम पुराने पढ़ते रहते हैं, कोई नया क्वेश्चन बन जाता है कि फला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। रोहित भाकर और महेश की बात करें ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। दीक्षा डागर की बात करें गोल्फ से संबंधित होगी। सुमित दहिया की बात करें कुश्ती से संबंधित है। अमित भी कुश्ती से संबंधित है। शर्मिला एथलीट से संबंधित है। मोहित, दीपक नेहरा, पूजा गहलोत, पूजा सियाग ये कुश्ती से संबंधित होंगी। ध्यान रखेंगे ये तकरीबन देखो कुश्ती से ही है ना।
अब आपको दीक्षा डागर गोल्फ से है, रोहित भाकर और महेश बैडमिंटन, ये ध्यान रखेंगे। अमित पंघाल की बात करें बॉक्सिंग से, सुधीर की बात करें भारोत्तोलन से, और अभिषेक सुरेंद्र तो ध्यान रखेंगे ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें रवि दहिया को सभी जानते हैं, बजरंग पुनिया, नवीन, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, सब कुश्ती के प्लेयर हैं। सागर मेरे भाई बॉक्सिंग का प्लेयर है। सैफ अली वर्मा को सभी जानते हैं, ये भी सुर्खियों में है, क्रिकेट की प्लेयर होगी। अंशु मलिक मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है कुश्ती से संबंधित। संदीप ये अपने महेंद्रगढ़ से आते हैं, एथलीट से संबंधित हो जाएंगे। जैस्मिन ये ध्यान रखेंगे बॉक्सिंग से। और इसके अलावा ज्योति, मोनिका, नवजोत कौर, नवजोत कौर है एक, नवजीत कौर है शायद, नेहा, निशा, सविता पुनिया, शर्मिला देवी, उदिता, ये किससे हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। कृष्णा सर्कट की पूछ ले कि सर्कट किसके लिए आया है, तो कृष्णा सर्कट कुरुक्षेत्र के को पर्यटक रूप से विकसित करेगा। किसके तहत किया जाएगा, कृष्णा सर्कट के तहत। तो ये कुछ हमारे खिलाड़ी थे जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे, तो चलो भाई, ये जो हमारी हरियाणा की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये बिल्कुल बिल्कुल हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका 2 या 3 दिन में मैं एक बार क्विक रिवीजन शुरू से लेकर लास्ट तक करवा दूंगा, जिसमें तकरीबन 1 घंटा का समय लगेगा। उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नया आया है, आज ही क्लास को देख रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे रटने की जरूरत ना है, कभी योजनाओं के पीछे ही लग जाओ। कुछ योजना दे दी तो कोई एक आधी पूछी जाती है, और वो भी महत्वपूर्ण योजना पूछी जाती है। डाटा भी कहीं कहीं से उठाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी 197 पेजों को रटने में लग जाओ आप। अब ये मैंने बना दिया, 15 से 16 पेजों की पीडीएफ है। पहले दिन आपसे बताई थी कि ऐसा कंटेंट हम तैयार करेंगे। अब इसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो भाई यहां से व्हाट्सएप से आप इसको प्राप्त कर सकते हो, 9991748388, ठीक है। इस नंबर से व्हाट्सएप करके इसको प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आज नहीं मिलेगी आपको, आज आप व्हाट्सएप मत करना, और शायद कल शाम को आपको मिल जाए, ठीक है। तो कल आप 2 बजे बाद, ठीक है, 2 बजे बाद आप मेरे से व्हाट्सएप करना, या फिर आज भी आप व्हाट्सएप करके छोड़ देना, ठीक है। कल 2 बजे के बाद मैं आप सभी के पास डाल दूंगा, जो मेरे पास व्हाट्सएप करके केवल इतना लिख देना कि भाई जो हमें हरियाणा की इकोनॉमिक की पीडीएफ, ठीक है। इकोनॉमिक पर ऐसा मत लिखना, क्योंकि अभी हमने पुरानी क्लास जब शुरू की थी तो वो भी मांगते हैं इकोनॉमिक्स की पीडीएफ। तो आप क्या लिख देना, तो आप इधर लिख देना किसके, हाँ, क्लास नोट्स लिख देना, ठीक है। क्लास नोट्स इकोनॉमी पीडीएफ, समझ गए। तो ये लिख देना आप, तो आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। व्हाट्सएप कर देना और केवल ये लिख के छोड़ देना, क्लास नोट्स इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि अपनी ये जो इकोनॉमी है ये आपको 2 बजे बाद कल दे दी जाएगी, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो ये नंबर है, इनको आप नोट कर लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, ये अपना चैनल है कुरुक्षेत्र, इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दे, अच्छा कंटेंट लग रहा है तो इसको आप शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, और रोज की तरह अब हम बढ़ते हैं किधर, करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। देखो, नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा की बात हो रही है, तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। कहां का, तो आप कहेंगे सर स्विट्जरलैंड के। कहां के, स्विट्जरलैंड के। लेकिन ध्यान रखेंगे टीबी मुक्त भारत की राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया है, किसकी, तो टीबी मुक्त भारत की राष्ट्रीय राजदूत, भारत की राष्ट्रीय राजदूत। और इस राष्ट्रीय राजदूत की बात करें तो एक पैरा ओलंपिक में पदक लेके आई थी, और नाम रहेगा उसका दीपा मलिक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने एक हरियाणा को बाढ़ मुक्त लक्ष्य बताया था कि भाई हरियाणा का जो बाढ़ मुक्त लक्ष्य है वो कब का है। हरियाणा बाढ़ मुक्त लक्ष्य की बात करें 2026 का ये टारगेट है, 2026 का लक्ष्य ध्यान रखेंगे। इसके साथ एक खसरा और रुबेला से बताया था, खसरा व रुबेला, ठीक है। खसरा और रुबेला की अगर मैं बात करूं, हरियाणा खसरा और रुबेला से मुक्त हो जाएगा। ये लक्ष्य जो रखा है वो 2023 का रखा है। कब का, 2023 का रखा है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 2022 की शिवालिक की पहाड़ियों में नवंबर 2022 तक तेंदुओं की संख्या कितनी हो जाएगी। तो मेरे भाई यहां पर पहले तेंदुओं की संख्या थी वो थी 31, लेकिन अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, तो वो 45 हो जाएगी। अब यहीं से याद आया, पिछली क्लास में हमने एक क्या देखा था, काला गिद्ध देखा था, ठीक है, काला गिद्ध। और ये जो काला गिद्ध है
ये कहां पर देखने को मिला था? तो आप कहेंगे सर ये गुरुग्राम में देखा गया था। ये एक अलग ही प्रकार की प्रजाति थी, ठीक है। यह ऐसी प्रजाति है वो अपने एशिया में कहीं पे भी नहीं मिलती इस प्रकार का। जो हमें तेंदुआ था या गिद्ध था, ये जो हमें मिला है ये अपने हरियाणा में मिला है इस प्रकार का, ठीक है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको, क्या था ये? हाँ, दुर्लभ काला गिद्ध ही था मेरे भाई। ये अपने एशिया में कहां पर मिला है? गुरुग्राम में मिला है, ठीक है। इसके अलावा मैंने शेर बताए थे भाई, शेर लाए गए हैं वो किस चिड़ियाघर में? भिवानी चिड़ियाघर में। भिवानी चिड़ियाघर जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982-83 में हुई थी। हरियाणा का सबसे पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर रहेगा भिवानी चिड़ियाघर। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रोहतक चिड़ियाघर है। और हरियाणा में एक और चिड़ियाघर है जिसका नाम रहेगा पीपली चिड़ियाघर, जो कि कुरुक्षेत्र में 3 ही चिड़ियाघर है। इसके साथ साथ हिरण पार्क के बारे में पूछ लेता है, हिरण उद्यान के बारे में पूछ लेता है। अब देखो, हिरण पार्क या हिरण उद्यान की बात करें तो ये हरियाणा में 2 जगह रहेंगे। एक तो हिसार का नाम ध्यान रखेंगे और एक रोहतक का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। हिरण जो पार्क है इसके। अब देखो, गिद्ध से एक पढ़ लेंगे, गिद्ध संरक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर रहेगा? गिद्ध संरक्षण जो प्रजनन केंद्र है ये हरियाणा में कहां पर स्थित है? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सर ये पिंजौर में स्थित रहेगा। कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में स्थित रहेगा। और इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई 2001 में। कब? 2001 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र बनाया जाएगा? देश की कोई भी चीज पहली हो, हरियाणा की कोई भी चीज पहली हो, वो एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो भाई, ये कहां पर है? तो कैंसर से संबंधित तो हमारा कहां पे हो जाएगा? झज्जर में हो जाएगा। लेकिन पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा देश का पहला तीर अंदाजी परफॉर्मेंस सेंटर, ठीक है। इधर लिख देता हूं मैं, देश का प्रथम, देश का कैसा मेरे भाई? प्रथम तीर अंदाजी जो परफॉर्मेंस सेंटर है, ठीक है। परफॉर्मेंस जो सेंटर है ये कहां पर खोला गया है? इसके साथ साथ एक रेलवे जंक्शन बताया था, रेलवे जंक्शन, ठीक है। इस रेलवे जंक्शन पर पहला, देश का पहला प्रथम हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर रहेगा? इसकी राशि भी आपसे बताई थी। और एक हरियाणा का प्रथम, यानी कि हरियाणा का कैसा हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा क्या? तो हाई खेल परफॉर्मेंस सेंटर, हाई खेल परफॉर्मेंस सेंटर, ये परफॉर्मेंस सेंटर है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? अब देखो, एक एक करके इनके आंसर कर लेते हैं। देश का पहला तीरंदाजी परफॉर्मेंस सेंटर मेरे भाई ये रहेगा कहां पर? सोनीपत जिले में। जबकि अगर बात करें रेल जंक्शन की तो ये हमारा जींद जिला हो जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन प्लांट लगाया 120 करोड़ रुपए की क्या हो जाएगी? राशि हो जाएगी। उसके बाद हरियाणा का पहला हाई खेल परफॉर्मेंस सेंटर की मैं बात करूं तो मेरे भाई ये कहां पर स्थापित किया गया है? करनाल में स्थापित किया गया है। इसके बारे में आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के पहले एडीजीपी ट्रैफिक कौन बने हैं? एडीजीपी बताना है। इस क्वेश्चन को तो सभी बता ही देंगे, लेकिन आपको हरियाणा का वर्तमान में डीजीपी बताना है। हरियाणा के जो डीजीपी हैं वो कौन है? उसके बाद हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त हैं, ये वर्तमान में कौन रहेंगे? हरियाणा के लोकायुक्त के साथ हरियाणा जो महिला आयोग है, हरियाणा का महिला आयोग, इसके अध्यक्ष हेड कौन है? इसके बारे में आप मेरे को बताएंगे। हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा का मुख्य सूचना आयुक्त है, इसका नाम बता देंगे। ये कौन रहने वाले हैं? मुख्य सूचना आयुक्त। और इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन रहेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त। और पिछली क्लास में पढ़ा था, उनको कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा पर्यटक विकास विभाग, ठीक है। हरियाणा पर्यटन विकास के जो प्रमुख है, हेड है, इनका क्या नाम है? हरको बैंक के चेयरमैन कौन है? हरको बैंक के चेयरमैन, ये पिछली क्लास में पढ़े थे, आप कमेंट में आंसर बता सकते हो। उसके बाद अपन बात करें हरियाणा राजस्व विभाग, हरियाणा का राजस्व विभाग, ठीक है, इसके हेड कौन है? ये आप बता सकते हो। चलो ये 3 ही बता दो, फिर बचे हुए फिर कर लेंगे। देखो, हरियाणा पर्यटन विभाग की बात करें तो मेरे भाई अरविंद यादव, कौन? अरविंद यादव का नाम ध्यान रखेंगे। और हरको बैंक के हुकम सिंह भाटी का नाम ध्यान रखेंगे। यहां पर हुकम सिंह
भाटी का नाम ध्यान रखेंगे और हरियाणा राजस्व विभाग के वीएस कुंडू हो जाएंगे। कौन मेरे भाई? वीएस कुंडू। इधर अगर बात करें हमारे पास है जो प्रशांत कुमार करके एक व्यक्ति आते हैं, जो क्या रहेंगे? तो आप कहेंगे सर जो प्रशांत कुमार हैं ये हरियाणा के डीजीपी हैं। कौन? तो ध्यान रखेंगे पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल का नाम ध्यान रखेंगे, जो हरियाणा के डीजीपी हैं। हरियाणा के अगर मैं वर्तमान में लोकायुक्त की बात करूं तो वो कौन हो जाएंगे? ये होंगे हमारे पास हरिपाल वर्मा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम क्या होगा? हरिपाल वर्मा। ये लोकायुक्त हैं वर्तमान में। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेनू भाटिया का नाम ध्यान रखेंगे, रेनू भाटिया का नाम ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो मेरे भाई हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये हमारे पास कौन हो जाएंगे? तो ये विजयवर्धन करके। ठीक है, विजयवर्धन का नाम ध्यान रखेंगे, विजयवर्धन। और हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त तो रेवाड़ी से आते हैं, कौन है? धनपत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों को याद रखेंगे। होमियो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया है? इस विमोचन को आप बता देंगे भाई, इस पुस्तक का जो विमोचन है वो हमारा किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब देखो इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है उसका आंसर कर लेते हैं, वो हमारे पास होंगे अनिल विज। लेकिन इस अनिल विज के अलावा आपको एक और समीक्षा के क्षतिज ये पुस्तक ध्यान रखनी है। ठीक है, समीक्षा के क्षतिज जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो राइटर है, लेखक है, वो कौन रहेगा? ठीक है, इसका विमोचन किसने किया था और इसके जो लेखक हैं वो कौन रहेंगे? तो ध्यान रखेंगे ओम प्रकाश काद्यान का नाम। किसका? ओम प्रकाश काद्यान का नाम। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखेंगे एक चंद्र तिरखा करके आते हैं जिसने विमोचन किया। चंद्र तिरखा कौन रहेंगे? तो आप कहेंगे ये हरियाणा साहित्य जो अकादमी है उसके हेड हो जाएंगे, अध्यक्ष। हरियाणा साहित्य अकादमी का नाम ध्यान रखेंगे, इसी के क्या है ये? इस अकादमी के अध्यक्ष हो जाएंगे चंद्र तिरखा, डॉक्टर चंद्र तिरखा। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो 1971 में स्थापित हुई थी हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका हेडक्वार्टर आपका पंचकुला में स्थित रहेगा। कई बार पूछ लेता है और उसमें हम चंडीगढ़ कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर इसका पंचकुला में। और 25 जुलाई 1971 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी। इसी के अध्यक्ष चंद्र तिरखा के द्वारा समीक्षा के 36 पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन। किस विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों को बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? ये मेरे भाई ध्यान रखेंगे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय रहेगा। कौन सा? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। और इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे जो हमारी नई शिक्षा नीति, और नई शिक्षा नीति कब आई है? तो आपको पता है कि जी ये आई है 2020। और ध्यान रखेंगे इस नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा के जितने भी शिक्षक हैं इन शिक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, और इनको प्रशिक्षण देने का काम कौन सी विश्वविद्यालय करेगा? वो इग्नू यूनिवर्सिटी करेगी, दिल्ली वाली। ठीक है, इग्नू यूनिवर्सिटी है ये हमारी कौन सी? इंदिरा गांधी नेशनल जो यूनिवर्सिटी है वही करने जा रही है। ठीक है, प्रशिक्षण देगी हरियाणा के शिक्षकों का। उसके बाद माइक्रोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है? ये अचीवमेंट अवार्ड है ये डॉक्टर अनेजा को मिला है। किसको? डॉक्टर अनेजा को। लेकिन ध्यान रखेंगे किसान रत्न पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? किसान रत्न पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? तो आप कहेंगे सर मुकेश कुमार को दिया गया है, जो कि हरियाणा के सिरसा जिले से आते हैं। कौन है? मुकेश कुमार हो जाएंगे। एक राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार मिला था ना नेहा रानी को। ठीक है, कौन सा था? राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार। ये ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार ये अपने हरियाणा की एक बेटी जिसका नाम था क्या? नेहा रानी। ठीक है, इसी को मिला था कौन सा? राष्ट्रीय युवा खेल पुरस्कार। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ ईयर। ठीक है, तो आप क्या पढ़ेंगे? तो मैं इधर ही लिख देता हूं कि भाई हमारा यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलर ऑफ रेसलर राइजिंग। ठीक है, राइजिंग ऑफ ईयर। अरे क्या हो गया? राइजिंग ऑफ ईयर। ठीक है, इससे किसको नवाजा गया है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो हमारा यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ ईयर से अंतिम
पंगाल का नाम ध्यान रखेंगे, किसका नाम ध्यान रखेंगे, तो आप कहेंगे सर ये होंगे अंतिम पंगाल, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। चलिए आगे, उसके बाद हरियाणा के पहले, अच्छा ठीक है भाई, तो आज के लिए अपने पास इतने ही क्वेश्चन थे, लेकिन अभी आपको जाना नहीं है क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का एक बेहतरीन जिला, ठीक है मेरे भाई। कल हमने करनाल जिले के बारे में पढ़ा था, आज कुछ बातें देख लेते हैं हम जो पेपर के लिए खास रहेगी, और वो हमारा जिला रहेगा आज का रोहतक जिला, ठीक है जी। अब देखो रोहतक जिले की बात करें, आपको पता है हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है, और इस जिले को किस नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम क्या क्या रहेंगे, उपनाम क्या क्या रहेंगे, तो आप कहेंगे रोहतक जिला, जिसको हम एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ है इसको हम फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, तो आप कहेंगे सर फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसी जिले को राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी इसको कहा जाता है। अब बात आती है जिले के रूप में इसका गठन कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के 7 जिलों में शामिल था। जनसंख्या अगर यहां की पूछ ली जाए तो आप कहेंगे सर इसकी जनसंख्या 10 लाख से क्या रहेगी, अधिक रहेगी, 10 लाख से अधिक रहेगी। उसके बाद क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल आप बताएंगे सर 1745 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और यहां पर विधानसभा की सीट के बारे में क्या खास रहेगा, तो विधानसभा की सीट की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक कलानौर करके आती है, कौन सी, कलानौर करके विधानसभा की सीट आती है, जो कि क्या है, आरक्षित है, ठीक है, आरक्षित सीट रहेगी। एक सीट आती है महम, यहां का विधायक बहुत फेमस है, और महम सीट के कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर बलराज कुंडू यहां से विधायक हैं। और एक सीट आती है गढ़ी सांपला के नाम से, गढ़ी सांपला ये हमारा कौन सा, किलोई, ठीक है, गढ़ी सांपला किलोई, यहां से कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से क्या रहेंगे, तो आप कहेंगे सर विधायक रहेंगे। अब देखो आपसे पूछ लेगा कि भाई जो हमारी वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा में हरियाणा की सबसे बड़ी जीत कहां से दर्ज हुई थी, वो गढ़ी सांपला किलोई की सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से रहेगी। सबसे छोटी जो जीत दर्ज हुई थी वो गोपाल कांडा, जो कि सिरसा की सीट थी, बहुत छोटी जीत वो दर्ज की गई थी, ठीक है। उसके बाद आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई इसका जो नामकरण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ, इसका रोहतक नाम कैसे पड़ा, तो आप कहेंगे एक रानी थी जिसका नाम था तारावती, रानी जिसका नाम क्या था, तारावती, इसी के पुत्र के नाम पर, और इसके पुत्र का नाम था रोहतास, और इसको जाना जाता था रोहतास नगर के नाम से, और वहीं से आज ये बन चुका है क्या, तो ये हमारा जिला बन चुका है रोहतक, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने पास शिक्षा में क्या रहेगा, शिक्षा में क्या चीज रहेगी, तो सबसे पहले तो भाई जवाहर नवोदय विद्यालय आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय है ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय है ये कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर गुस्कानी में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एमडीयू यूनिवर्सिटी आती है, एमडीयू यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना मेरे भाई ध्यान रखेंगे जो कि कब हुई थी, 1976 में हुई थी, और स्थापना किसके नाम से हुई थी, इसके रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से, रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से। और इसका नाम एमडीयू कब पड़ा, तो आप कहेंगे सर इसका नाम एमडीयू पड़ता है अगले ही साल 1977 में इसका नाम एमडीयू रखा गया। उसके बाद एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे, इसके 2 सैटेलाइट कैंपस हैं, 2 सैटेलाइट कैंपस है जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, एक तो अपने रेवाड़ी जिले में रहेगा और दूसरा कहां पर है, गुरुग्राम जिले में। रेवाड़ी जिले में जो सैटेलाइट कैंपस है उस जगह पर आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है, आईजीयू यूनिवर्सिटी 2013 में स्थापित हुई थी, कहां पर है, मीरपुर, ठीक आई बात समझ में। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, आगे रहेगा यहां पर भगवत दयाल शर्मा जो पीजीआई है, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है, भगवत दयाल शर्मा के नाम से एक पीजीआई एमएस है, ठीक है, ये भी कहां पर रहेगा आपका, रोहतक जिले में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलता है, यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था इसको 2008 को, ठीक है, 2008 को यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है वो इसको दे दिया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद मंदिर, यहां से कोई खास मंदिर है नहीं, एक दुर्गा मंदिर है जिसका लाल बहादुर शास्त्री ने
उद्घाटन किया था। एक शिव मंदिर है, लेकिन वो पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में और पूछे जाने की संभावना भी नहीं है। लेकिन मेला बड़ा खास है मेरे भाई यहाँ का। और मेला कौन सा होगा? तो बाबा जमुना दास का मेला, बाबा जमुना दास का मेला है। ये कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर जमुना दास का बालोट में रहेगा। कहां पर भरता है? ये बालोट में भरता है, जो कि हमारे कहां पर, रोहतक जिले में। एक बाबा मस्तनाथ का नाम ध्यान रखेंगे, किसका? बाबा मस्तनाथ का मेला। और बाबा मस्तनाथ के मेले की बात करें तो ये असथल बोहर में लगता है। कहां पर है? असथल बोहर। और जैसे ही असथल बोहर की बात आई तो ये भी हमारा कहां पर है? रोहतक में रहेगा। अब देखो, जो असथल बोहर मठ है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। असथल बोहर मठ है, इसके आपसे पूछ लेगा स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना करने वाले थे गुरु गोरखनाथ। कौन थे? तो आप कहेंगे गुरु गोरखनाथ को इसका संस्थापक माना जाता है। गुरु गोरखनाथ है, इसको इसका संस्थापक माना जाता है। जबकि इसके वास्तविक संस्थापक कौन हुए हैं? वास्तविक संस्थापक पेपर में पूछ लिया जाए संस्थापक, ये बदल जाएगा नाम, और वो होंगे बाबा मस्तनाथ। कौन हो जाएंगे? बाबा मस्तनाथ ना, सॉरी ये होंगे भाई चौरंगीनाथ। 4 अंगों से बना चौरंगीनाथ, ये चौरंगीनाथ हो जाएंगे, जिसको हरियाणा साहित्य, हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है, चौरंगीनाथ। ठीक है। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? जीर्णोद्धार की अगर बात की जाए तो वो बाबा मस्तनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा मस्तनाथ के द्वारा। और वर्तमान में इसके संरक्षण कौन है, इसके संरक्षक कौन है? तो उसकी अगर बात करें, अलवर से सांसद रहेगा महंत बालक नाथ। ठीक है, बालक नाथ का नाम आप यहां से ध्यान रख सकते हो। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पे उद्योग धंधे कौन कौन से रहेंगे? तो यहां पर उद्योग पूछा जाता है रेवड़ी व गज्जक उद्योग। रेवड़ी व गज्जक फेमस रहेगी रोहतक की। एशियन पेंट तो कई बार पेपर में पूछा गया है, एशियन पेंट उद्योग भी यहीं का रहेगा। और एक नट बोल्ट, कौन सा उद्योग है? नट बोल्ट उद्योग है, वो भी हमारा कहां पर रहेगा? रोहतक जिले में रहेगा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, आगे हमारे यहां पर क्या स्थित है? तो एक 24सी चबूतरा पूछा जाता है। ठीक है, 24सी चबूतरा। और 24सी चबूतरे की बात करें तो ये हमारा महम में स्थित रहेगा। एक मैना पर्यटक स्थल आता है, मैना पर्यटक स्थल आता है, ये भी आपका कहां पर रहेगा? तो ये भी आपका महम में हो जाएगा। एक आता है हमारे पास शहजादा मोहम्मद की गुंबद आती है ना, शाह मोहम्मद रमजान की गुंबद, ये भी पूछी जाती है, शाह मोहम्मद रमजान की गुंबद। और इस गुंबद की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये भी हमारी कहां पर रहेगी? महम में रहेगी। और ध्यान रखेंगे वही शाह मोहम्मद है ये, जिसको हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। हादी ए हरियाणा के नाम से जाना जाता है किसको? शाह मोहम्मद रमजान को। उसके बाद स्वर्ग का झरना कहां पर रहेगा? हरियाणा में स्वर्ग का झरना कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर ये रोहतक में रहेगा। अब किसको कहा जाता है स्वर्ग का झरना? तो मेरे भाई वो महम की बावड़ी को। किसको? महम की बावड़ी, ये है, इसी को हरियाणा में स्वर्ग का झरना, जो सुद्धो कलोल खा के द्वारा, सुद्धो कलोल खा के द्वारा इसका क्या करवाया था? तो आप कहेंगे इसका निर्माण करवाया था। इसको ज्ञानी चोर की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा के पर्यटक स्थल थे। गौकर्ण का ताला पूछे, जहां से महात्मा गांधी ने क्या दिया था? अपना स्पीच देने का काम किया था, वो भी कहां पर स्थित रहेगा? वो भी आपका स्थित रहेगा रोहतक जिले में। ठीक है, गौकर्ण का तालाब। अब देखो कुछ व्यक्तित्व देख लेते हैं यहां पर, जैसे साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध कहां से है? तो आप कहेंगे सर 1992 में जन्म हुआ था, और ये रेसलिंग में ओलंपिक में पदक लेके आने वाली, कांस्य पदक जीता था 2016 रियो ओलंपिक में, पहली प्लेयर बनी थी। और किस किलोग्राम भार से खेलती है? 58 किलोग्राम भार से खेल ली थी। और कौन सा खेल है? कुश्ती खेल हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी ये रही है। उसके बाद अनुराधा बेनीवाल का नाम ध्यान रख लेंगे। अनुराधा बेनीवाल की बात करें तो मेरे भाई ये शतरंज की खिलाड़ी रहेगी। आजादी के ब्रांड पुस्तक एक बार पूछ ली थी, इसकी कहानी पूछ ली थी, आजादी के ब्रांड, ये इसी की रचना रहेगी। किसके? अनुराधा बेनीवाल की। उसके बाद
अगर यहां से मैं बात करूं तो और कौन सी पर्सनैलिटी आती है, तो जैसे कि एक हमारे पास रणदीप हुड्डा आते हैं। कौन? रणदीप हुड्डा का संबंध है वो जसिया गांव से, बॉलीवुड अभिनेता रहेंगे। जसिया गांव, और ध्यान रखेंगे क्या रहेंगे ये, बॉलीवुड अभिनेता रहेंगे। ठीक है जी, बॉलीवुड अभिनेता। इसके साथ साथ पूजा बत्रा का संबंध भी यहीं से रहेगा। पूजा बत्रा का संबंध भी कहां से, रोहतक जिले से रहेगा। गजेंद्र फोगाट, गजेंद्र फोगाट का संबंध भी कहां से है, तो आप कहेंगे सर रोहतक जिले से है। और जेपी कौशिक का संबंध, जयप्रकाश नारायण कौशिक जो सिंगर हैं, जेपी कौशिक, इनका संबंध भी कहां से रहेगा, रोहतक जिले से रहेगा। और आप किसके बारे में जानते हो रोहतक जिले में, एक दयाचंद माइना आता है। ठीक है, दयाचंद माइना। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम हो जाएगा, दयाचंद माइना, जिसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। महम रोहतक से आते हैं। ठीक है, दयाचंद माइना रोहतक से आते हैं। और इसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है इसको, जॉन मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद रोहतक जिले में और मैं बात करूं तो एक हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा हो जाएंगे। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा, इनका जो जन्म है ना ये 15 सितंबर 1947 है। और ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत में जन्मे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा भी यहीं से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें शेफाली वर्मा का नाम ध्यान रखेंगे। शेफाली वर्मा क्रिकेट की खिलाड़ी हो जाएगी। किसके? क्रिकेट की खिलाड़ी हो जाएगी, ये भी यहीं से आती है। मनोहर लाल, मनोहर लाल, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 10वें सीएम, जिनका जन्म हुआ था भाई 1954, मई 1954 में निदाना गांव में जन्मे थे। कौन? मनोहर लाल भी कहां से आते हैं, यहीं से आते हैं। और एक हमारे पास आता है सर छोटूराम, सर छोटूराम भाखड़ा डैम के संस्था जन्मदाता कहा जाता है। वो भी कहां से, गढ़ी सापला रोहतक से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और चीजें देखें तो पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर स्थापित हुआ था, पहला आकाशवाणी केंद्र भी हमारा कहां पर स्थापित हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये 8 मई 1976 रोहतक में स्थापित हुआ था। इसके साथ साथ यहां पर प्रथम क्या स्थापित हुआ था, प्रथम कॉलेज। ठीक है, हरियाणा का पहला कॉलेज ये 1926 में कहां पे खुला था, रोहतक में ही खुला था। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा। और उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है, सेशन आपको अच्छा लगा है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कंटेंट, नई एनर्जी, नए ऊर्जा जोश के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।